स्वाध्याय का प्रश्न 1 है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ पे कहानी का एक ढांचा दिया गया है, उसको पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर कहानी लिखनी है। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। इस ढांचे के आधार पर हमें कहानी बनानी है। इस तरह से कुछ कहानी हम बना सकते हैं। रूपनगर में विमल चंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। जब भी कोई कहानी बनाए तब कहानी के पात्रों के नामकरण आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जिस पात्र का नामकरण आप करें उस पात्र के आधार पर उस पात्र को जीवंत करें, ऐसा नामकरण करना है। फिर से कहानी पढ़ते हैं। रूपनगर में विमलचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न हो गई। उसने सेठ से हार के चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी, माने छोटी थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। इस कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं, सेठ की समझदारी। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रात को
कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उत्तर, रात को अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था और पड़ाव की रखवाली करता था। दूसरा, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? लाखा को व्यापार में घाटा हुआ था। वह उधार के पैसे लेने सेठ के पास गया। सेठ ने कहा कि मैं रुपए तो दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं था। तब सेठ ने उसका कुत्ता देखा। सेठ ने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। तीसरा, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ के यहाँ रात को चोरों ने चोरी की। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ते ने जमीन में गाड़ा हुआ माल देख लिया था। वह सेठ को वहां ले गया और जमीन के नीचे छुपाया हुआ सामान बताया। कुत्ते की वजह से सेठ को अपना सामान वापस मिला तो वे कुत्ते पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। स्वाध्याय का चौथा प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किए गए कार्य हमको हानिकारक हो सकते हैं। इससे बुराई हो सकती है। इसीलिए जब भी कोई कार्य करना हो उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी कार्य को अंजाम देना चाहिए। यदि इस कहानी में लाखा कुत्ते को मारने से पहले सोचता तो शायद कुत्ता बच जाता। कुत्ता नज़दीक आ जाता तो उसके गले में जो चिट्ठी थी वो लाखा को दिखाई देती और वो बच जाता। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा शब्द का लिंग परिवर्तन करके घोड़ी कर दिया है। घोड़ी दौड़ रही है। इसी तरह से सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा। सेठ शब्द का लिंग परिवर्तन करके सेठानी कर दिया गया है। सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। दूसरा, बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारे का कर दिया गया है बंजारन। बंजारन को बहुत दुख हुआ। तीसरा, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंट का ऊंटनी हो जाता है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा, मैदान में लड़का खेल रहा है। लड़का शब्द का लड़की हो जाता है। मैदान में लड़की खेल रही है।
स्वाध्याय का प्रश्न 4 है। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस बक्से में जितने शब्द दिए गए हैं उनमें से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ बनानी है, जैसे गाय, बैल, और दोनों शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, जैसे गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। ऐसे लिंग आधारित जोड़े हमको इसमें से ढूंढने हैं। सबसे पहला जोड़ा मिलता है शिष्य और शिष्या। गुरु ने शिष्य को बुलाया। जानकी अंबरनाथ जी की शिष्या है। यहाँ पे मैंने वाक्य लिखे हैं, वही वाक्य आप लिखे ऐसी ज़रूरत नहीं है। इस वाक्य के आधार पर आप अपने खुद के अलग वाक्य भी बना सकते हैं। नागिन, नाग। मैंने इच्छाधारी नागिन की कई कहानियाँ सुनी हैं। आज नाग पंचमी है। शिक्षक, शिक्षिका। हमारी शाला में 3 शिक्षक और 4 शिक्षिकाएं हैं। घोड़ा, घोड़ी। मेरे घोड़े का नाम बादल है। ये घोड़ी ज़्यादा तेज दौड़ती है। देव, देवी। महादेव देवों के देव है। सरस्वती देवी शिक्षा की देवी है। इस तरह से लिंग परिवर्तित करके वाक्य बना सकते हैं। भाषा सज्जता। सबसे पहले हम ये वाक्य पढ़ते हैं। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। इन सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम कोई खास व्यक्ति, नदी, पर्वत या पेड़ का निर्देश करते हैं। जब भी कोई शब्द किसी निश्चित खास वस्तु या व्यक्ति का निर्देश करता हो तो उन शब्दों को, उन संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर राइट की निशानी कीजिए। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उस पे हमको निशानी करनी है। सबसे पहला है वीर सावरकर, उसके बाद मोहन, गुजरात, गिरनार, तापी। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पेड़, पर्वत, नदी, देश, सैनिक ये किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करते, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है।
ये वाक्य हम पढ़ते हैं। हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। नदी को लोक माता कहते हैं। हमारी गाय का नाम गौरी है। कुत्ता वफादार प्राणी है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द पूर्ण जाति का बोध करते हैं। माने संपूर्ण जाति इसमें निर्दिष्ट होती है। इसीलिए इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का निर्देश कभी भी नहीं करती, वो संपूर्ण जाति का निर्देश करती है। इसलिए ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने जो शब्द देखे उसमें से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढी थी। उसी शब्दों में से अब हम जातिवाचक संज्ञा ढूंढते हैं। सबसे पहले आएगा सैनिक, उसके बाद देश, नदी, पर्वत, पेड़। ये सभी शब्द पूरी जाति का बोध करते हैं। इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। इन सभी शब्दों में से जातिवाचक शब्द हमको ढूंढने हैं और सूची बनानी है। सबसे पहले नदी, गाय, पेड़, छात्र, पर्वत और लड़का, ये जातिवाचक शब्द हैं। और बाकी जो रह गए वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नीम माने नीम का पेड़, सुंदर कोई संज्ञा ही नहीं है। प्रगति किसी लड़की का नाम है। सुभाष चंद्र भी कोई लड़के का नाम है। इन सभी जातिवाचक संज्ञाओं की आपको सूची बनानी है। स्वाध्याय का प्रश्न 5 है, संज्ञा पहचानिए। इसमें 3 वाक्य दिए गए हैं और संज्ञा को रेखांकित किया गया है। आपको पहचानना है ये कौन सी संज्ञा है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को पढ़कर समझकर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पे लिखना है, और अगर जातिवाचक संज्ञा है तो इस तरफ लिखना है। यह कार्य आपको गृह कार्य में करना है।